पर मैं ओपी जगू का हर रोज की भांति एक बार पुनः आप सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको शेड्यूल के तहत बताया गया था, जैसे ही संगणक का कोई टॉपिक फिनिश होता है उसके तुरंत बाद उसके संभावित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम समीक्षात्मक अध्ययन क्लास के माध्यम से करते हैं। क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपकी दो ही मेजर प्रॉब्लम है। नंबर 1, सर टॉपिक समझ में आ गया और अब इसके क्वेश्चन किस रूप में आएंगे और कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आज की इस सीरीज में, जो कि अपना क्रमांक है 5वां, तो इस प्रकार के कुल मिलाकर 20-22 वीडियो मैं लॉन्च करूंगा और 20-22 वीडियो के तहत कुल मिलाकर 1100 क्वेश्चन आप पूरे सोल्व करेंगे और इतना ही संगणक का स्टडी मटेरियल है। तो दोस्तों, आपके सिलेक्शन की अग्रिम बधाई देते हुए मैं आज की सीरीज में आपका स्वागत करते हुए, जबकि आज की सीरीज का जो अपना टॉपिक है वो है सांख्यिकी माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी माध्य जिसको बोलते हैं, उसके प्रश्नों की बात करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आज की इस प्रश्नमाला का, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है। तो पहली बात तो ये, आदर्श माध्य के लक्षण क्या होते हैं और माध्य होता क्या है। तो वह संक्षिप्त अंक जिसके द्वारा समंक श्रेणी की लगभग पूरी विशेषताओं का अवलोकन हम कर पाए, उसको सांख्यिकी माध्य कहते हैं। और सांख्यिकी माध्य का कौन सा लक्षण नहीं है। तो सांख्यिकी माध्य सरल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, निरपेक्ष भी होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ज्यादा समय लेने वाला जो माध्य होगा उसको आदर्श माध्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आप में से जैसे अनीसा है, आप बिल्कुल सही हैं, आप सभी का भी स्वागत है। और आप जानिएगा, जबकि मैंने ये टॉपिक पूरे अच्छे से आपको संप्रेषित किया था, और ईमानदारी से आप ये जानिए, जांच करिए अपनी कि कहां पर कौन सा क्वेश्चन आपका गलत होता है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सिंपल था। और एक बात और बता देता हूं, आपकी ये भी क्योरी रहती है कि विगत एग्जाम्स जो कि 2011 में, 2018 में और 2021 में कंडक्ट हुए हैं, उनके क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कहां से कैसे आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन की बात भी हम करें। तो आज के इस प्रश्नमाला में लगभग 15-16 क्वेश्चन जो विगत एग्जाम्स, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी है, अन्वेक्षण का एग्जाम भी है और एक आपके संगणक के जो 3 पेपर लगे हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन भी है, उनका समावेश किया है। तो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन संगणक 2018 में पूछा गया था और 18 की संगणक की एग्जाम में ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मानिए। मैंने आपको फिर से बोलना है, सांख्यिकी में अप्लाइड या प्रैक्टिकल या जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। शाब्दिक लैंग्वेज के क्वेश्चन, विभिन्न जो टॉपिक्स हैं उनका कोरिलेशन, जैसे सांख्यिकी माध्यम का कोरिलेशन, उनकी विशेषताएं और विशेष तथ्य, इस प्रकार की बातें एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। तो उसी कड़ी का ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक श्रृंखला के सभी समंकों के रिक्त स्थान से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग्य 0 होता है। तो मैंने आपको बताया था, 2 बातें हैं, रट लो, ध्यान में रखना। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है। और इसका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वर्गों का योग न्यूनतम होता है। ये न्यूनतम का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है
और न्यूनतम का मतलब क्या होता है, ये उस क्वेश्चन के साथ में मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो एक श्रृंखला के सभी समंकों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा समांतर माध्य। और इस समांतर माध्य की एक खास बात और है जो एग्जाम में पूछी जाती है, यह सबसे आदर्श सांख्यिकी माध्य भी माना जाता है। कारण क्योंकि यह समंक श्रेणी के सभी पदमूल्यों पर आधारित होता है या समंक श्रेणी के सभी पदमूल्यों को एक समान वेटेज देता है, इसलिए समांतर माध्य सबसे आदर्श होता है और समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है। आप सभी सही हैं, लगभग जितने भी नाम मैं देख रहा हूं सभी का आंसर सही है। टू बी नेक्स्ट, एक सममित बंटन। अब देखिए, समंक श्रेणी से निरूपित रेखा चित्र के आधार पर जो बंटन निरूपित होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सममित, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, और एक होता है असममित। सममित का मतलब बराबर, असममित का मतलब असमान। और असममित बंटन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। सममित बंटन में तीनों सांख्यिकी माध्य x बार बराबर m बराबर z, यानी तीनों सांख्यिकी माध्य क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और धनात्मक में यदि असममित बंटन में रेखा चित्र का दायां भाग अधिक ढालू हो तो इस प्रकार का रेखा चित्र इसका बनता है, यानी ये पोर्शन इसका अधिक ढालू होता है, अधिक बड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है और बहुलक सबसे छोटा होता है। और मैंने पढ़ाते समय आपको बोला था, और जस्ट इसका विपरीत अगर ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में x बार सबसे छोटा होता है। अब ये IQ टेस्टिंग का क्वेश्चन भी है। अगर आपको ये बात याद है, जबकि मैंने पढ़ाते समय ये बोला था कि जहां कहीं भी सांख्यिकी का कोई भी टॉपिक किसी भी एग्जाम में दिया गया है, वहां से इनके कोरिलेशन का इस प्रकार का एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तीनों का ही 12 होगा, यानी x बार 12 है तो z भी 12 है और m भी 12 है। तो इसका राइट आंसर है आपका इस पैटर्न के आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जितनों ने भी इसका जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है, भरत गुज्जर को छोड़कर। भरत, आपने अगर 3 नंबर का जवाब बहुलक 16 दिया है तो गलत बात है। सममित बंटन में तीनों सांख्यिकी माध्य आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। हेमराज खाटू श्याम जी से क्लास ले रहे हैं, जय बाबा की, खाटू बाबा आप पर मेहर करें। ओके, बने रहें। जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स आप के साथ में है, आप लिख सकते हैं। और स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2018 में भर्ती में ये क्वेश्चन आया था। और एक चीज याद रखिए, आपने 2 शब्द पढ़े हैं, एक तो कौन सा, गुणात्मक कथन, और एक आपने पढ़ा है संख्यात्मक या संख्यात्मक कथन। तो एक चीज रट लीजिएगा, गुणात्मक कथन के लिए जो बेस्ट माध्य होता है वो होता है माध्यिका, मीडियन, यानी m। तो इसमें एक कक्षा के छात्रों के बुद्धि का औसत, तो औसत का मतलब सांख्यिकी माध्य, और बुद्धि का मतलब कौन सा कथन हो गया भाई, बुद्धि का मतलब हो गया गुणात्मक कथन। बुद्धि का मतलब क्या हो गया, गुणात्मक कथन। और गुणात्मक कथन की कोई बात हो अगर, तो उसके लिए बेस्ट जो सांख्यिकी माध्य माना जाता है वो माना जाता है माध्यिका या मध्य का, माध्यिका या मध्य का। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है, लैंग्वेज का थ्योरेटिकल अप्रोच का क्वेश्चन है। एक कक्षा के छात्रों के बुद्धि का
औसत स्तर पता लगाने के लिए कौन से माध्य का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसी स्थिति में इसका सही जवाब है मीडियन। इसका राइट आंसर होगा मीडियन। और प्रत्यक्ष ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है, सम्मंक माला में गुणात्मक कथन के लिए कौन सा सांख्य की माध्य बेस्ट माना जाता है? तो ऐसी स्थिति में भी इसका जवाब आप क्या करेंगे? इसका जवाब आप सही करेंगे मध्य का। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हाल फिलहाल तक 15-16 क्वेश्चन इस सीरीज में सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप अपना ध्यान आकर्षित करें। बहुलक और मध्यांक है, बहुलक और मध्यांक कैसे माध्य हैं? तो मैंने आपको 3 प्रकार के माध्य बताए थे। एक तो बताया था गणितीय माध्य और एक बताया था स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य 2 होते हैं, एक तो Z बहुलक और एक M। और एक आपको बताया था गणितीय माध्य। गणितीय माध्य, गणितीय माध्य, गणितीय माध्य में प्रमुख 3 हैं। एक तो गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और एक आपका समांतर माध्य। ये गणितीय माध्य है। और एक माध्य होता है व्यापारिक माध्य, व्यापारिक माध्य। और ये मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। 2018 स्कूल लेक्चरर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आपका सभी का जवाब सही है। इस मामले में भी आप सही हैं। पोजिशनल एवरेज, स्थिति संबंधी माध्य कौन सा होता है? इस प्रकार से पढ़ाते समय पूरी लिस्ट आपको बताई थी, उनकी खास खास बातें भी बताई थी। स्थिति संबंधी माध्य 2 ही होते हैं, बहुलक और मोड को संकेत के रूप में प्रयोग में लाते हैं Z से, और मीडियन को संकेत के रूप में प्रयोग में लाते हैं M से। तो इसका राइट आंसर है 4। सिंपल क्वेश्चन था। नंबर नेक्स्ट, एक परीक्षा में निम्न प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n और इसमें n कितना है? क्योंकि n बराबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10 है। और इन सभी का योग करें तो वो क्या है? सिग्मा x बराबर तो 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 22, 28, 31 और 4 35 और 7 42 और 5 48। 48 यानी 480। 8 और 3 11, 11 और 5 11 और 12 23, 24, 24 और 7 31, 39, 47 और 50 530। कहीं ना कहीं योग में गलती है। 43, 48 इनको वापस ऐड करते हैं। 3 और 5 8 और 3 11, 8 8 16, 19, 20, 26, 27 और 34, 39, 47 और 50। 0 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 24, 27, 33, 36, 40, 47, 47 और 5 52, 52। तो 520 इसका योग है, तो सिंपल है 520/10 तो बराबर 52। तो सिंपल मैथमेटिक फॉर्मूला था, इसका राइट आंसर है 52। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके जो सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको भी आप याद रखें। इसका जवाब आपका सभी का सही है। बने रहें, आगे का क्वेश्चन है ये।
निम्नलिखित समंकों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है, ये है खंडित श्रेणी का प्रश्न। खंडित श्रेणी का प्रश्न है। तो खंडित श्रेणी में क्या होता है, समांतर माध्य पूछा है, तो समांतर माध्य होता है एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन एन, जो कि होता है समेशन एफ, यानी सिग्मा एफ। तो एफ इसमें कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या 4, 5, 10, 3, 13, 14, 14 और 10 24 और 1 25, 5, 3 और 3 6 और 4 10, 5 15, 5 20, 21, 22, 23, 24, 245। और ये तो फ्रीक्वेंसी का योग हो गया, और इसका एफ एक्स ज्ञात करोगे तो ये हो गया 0, 21, 50, 9, 12, 204, 200, इसको तो हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। 21, 50, 9, 129, 204, 200, 5, 23 और 84, और इसका योग करें 12 और 10 22, 2, 10, 3 13, 15, 5 20, 2 22, 2, 8, 9, 922। तो 922 बटे 245 जो भी आता है वो इसका राइट आंसर है। तो 4, 222, 4 2 8, 800 और 45 और 4, अगर इसको 4 से गुणा करें तो ये तो संख्या बड़ी हो जाएगी। 20, 2, 16, 18, 1, 3 पॉइंट समथिंग इसका जवाब होगा। तो आई थिंक 3.67। एक बार करके देखते हैं, इसको 3 से गुणा करें अगर, तो 245 गुणा 3, 15 1, 13 1, 735। तो 735 लेस देन 922। 7, 8, 87 पॉइंट हो गया 0। तो 735 यानी अगेन इसमें आएगा आपका 3.67 या 76 में से इसका जवाब सही है 3.76। तो करके देख लीजिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसका राइट आंसर शायद ये होना चाहिए, और ये नहीं भी है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नंबर नेक्स्ट, जनवरी 2017 के माह में, अब देखिए जनवरी महीना, तो जनवरी महीने में दिन कितने होते हैं 31। तो जनवरी माह में इंदौर शहर में, और ये आर्थिक अन्वेक्षक भर्ती की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, 10 दिन की औसत वर्षा 2 सेंटीमीटर। तो 10 दिन की हो गई कुल 20, 8 दिन की 3, तो 8 की हो गई 24, 5 दिन में औसत वर्षा 4, तो 5 दिन की हो गई 20, तथा महीने के शेष दिनों में 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो एक तो हो गया आपका 10 दिन, एक हो गया 8 दिन, और एक हो गया 5 दिन। तो 10 और 8 18 और 5 23 दिनों का रिकॉर्ड है।
तो 23 दिनों की कुल बरसात हो गई 64। और आगे ये बोल रहा है महीने के शेष दिनों में, अब शेष दिन बच गए तो 31 माइनस 23 तो 8 दिनों में औसत बरसात हुई 5, तो 8 दिनों में कुल बरसात हुई 40। इसलिए टोटल बरसात एक महीने में हो गई 64 प्लस 40 इज इक्वल टू 104। और 31 का इसमें हो जाएगा भाग, वो हो गई औसत। 31 में इसका भाग हो गया तो वो हो गई औसत। तो 31 में 31 का भाग अगर 104 में देंगे तो 3 पॉइंट, और 3.1 ही ऑप्शन है, तो 3.35 ये औसत बरसात है। अब देखिए समांतर माध्य का क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज में पूछा गया है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, इसको आप IQ टेस्ट से भी सोल्व कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन से होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप कौन सा होता है? तो आप याद रखना, गणितीय माध्यों में सबसे बढ़िया माना जाता है x बार, और GM को भी बढ़िया माना जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शन हो तो इसको सही करना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ और आदर्श जो सांख्यिकी माध्य है वो है समांतर माध्य, लेकिन यहाँ पर मध्य का बहुलक ये तो हो नहीं सकते, ये तो स्थिति संबंधी माध्य है। गुणोत्तर माध्य व हरात्मक माध्य भी दे रखा है और गणितीय माध्य भी दे रखा है। इसका मतलब अगर इसमें समांतर माध्य भी होता तो ये दोनों ऑप्शन सेम होते, और इस स्थिति में समांतर माध्य नहीं दिया गया है, मीन्स राइट आंसर है मैथमेटिकल एवरेजेस। बिल्कुल गणितीय माध्य इसका सही जवाब है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक उपयुक्त माध्य होता है गणितीय माध्य, और वैसे इंडिविजुअल की बात करें तो सबसे बेस्ट होता है समांतर माध्य। नंबर नेक्स्ट, एक समंक समूह में एक से ज्यादा बार आने वाली समंक है, तो ये बहुलक का मीनिंग है। बहुलक क्या होता है? बहुलक का अर्थ होता है सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद मूल्य, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको बहुलक बोलते हैं। इसलिए बहुलक का ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, अधिकतम समंक श्रेणी के अधिकतम सकेंद्रण का बिंदु कौन सा होता है? तो इस रूप में भी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो समंक श्रेणी के अधिकतम सकेंद्रण का बिंदु कह सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो कह सकते हैं, और सर्वाधिक बार रिपीट होने वाला पद कह सकते हैं। चारों एक ही बात है, राइट आंसर है बहुलक। माध्य तो क्या होता है? औसत होता है। मध्य का क्या होता है? बीच का पद होता है। और विस्तार क्या होता है? सबसे बड़े पद और सबसे छोटे पद का डिफरेंस होता है। हाल ही में ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समंक 180, 160, 200, 400, 300, 320 और 280 का मध्य का क्या है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? माध्यिका में हमें सबसे पहले समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। ज्यादा सही तरीका है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। और एक समंक श्रेणी को दो समान भागों में बांटने वाला सांख्यिकी माध्य भी क्या होता है? माध्यिका या मध्य का होता है। तो इस सीरीज में सबसे छोटा पद क्या होगा? तो जो सबसे छोटा पद है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, और इसमें सबसे छोटा पद है 160। तो 160 से बड़ा 180, 180 से बड़ा 200, 200 से बड़ा 280, और इससे बड़ा 300, 300 से बड़ा 320, और सबसे बड़ा 400, सबसे बड़ा 400। और n इसमें है 3 और 3 6 और 1 7, और चूंकि m बराबर n+1/2
दोवें आकार का पदमूल्य होता है। इसलिए 7 + 1/2 बराबर 4वें आकार का पदमूल्य, जो चौथे आकार का पदमूल्य है इसमें 280। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 280। देखिए बड़े सीधे सीधे और सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सभी इसका जवाब सही दिए हो। बने रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माध्य विचलन के लिए समंकों के वर्ग का योग कितना होता है? माध्य विचलन से लिए गए, यहां पर से करिएगा, माध्य विचलन से लिए गए समंकों के वर्गों का योग कितना होता है? तो इसको समझिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए कोई समंक श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और इस समंक श्रेणी का एक्चुअल मीन यानी x बार होगा 8। अब अगर 8 से आप dx ज्ञात करेंगे, dx बराबर x माइनस 8, और उसका स्क्वायर करेंगे d²x, और उसका जो योग आएगा वो आएगा न्यूनतम। अब इस न्यूनतम का मतलब क्या है? देखिए माध्य ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तो वास्तविक माध्य से माध्य ज्ञात करना, और एक आपका होगा कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना, कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करना। तो अगर आपने इस 8 से, जो कि 8 क्या है, एक्चुअल मीन है यानी वास्तविक माध्य है, इससे आप अगर विचलन ज्ञात करोगे तो इसके विचलन का योग तो कितना आएगा? इसके विचलन का योग तो आएगा 0, ये क्वेश्चन पहले आ गया। और विचलन के वर्गों का योग आएगा न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब यह है अगर आपने dx इसको छोड़कर, वास्तविक माध्य को छोड़कर, और इस 3 में से और इस 3 में से किसी से भी किया, तो उसके वर्गों का योग इसकी अपेक्षा कम ही ज्यादा ही आएगा। ये आप करके देख लेना। तो माध्य विचलन से लिए गए वर्गों का योग होता है न्यूनतम। कितना होता है? न्यूनतम। और न्यूनतम का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे क्या है? समंक श्रेणी के जितने भी पदमूल्य हैं उनमें से किसी से भी आप विचलन ज्ञात कर सकते हैं, किसी से भी विचलन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक माध्य से विचलन ज्ञात करोगे और उसका वर्ग का योग करोगे तो वो अन्य की अपेक्षा किए गए विचलन के वर्गों के योग की अपेक्षा कम आएगा, सबसे कम आएगा। अगर आप dx बराबर x माइनस 2 करते हो, dx बराबर x माइनस 4 करते हो, dx बराबर x माइनस 6 करते हो, या इन तीनों में से कोई सा भी करते हो और उसका x स्क्वायर करते हो, तो आप देख लेना वो जो योग आएगा वो इसकी अपेक्षा आए हुए योग से ज्यादा ही होगा। इसलिए इसका सही जवाब है न्यूनतम। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग तो होता है 0 और विचलन के वर्गों का योग होता है न्यूनतम। ओके, नंबर नेक्स्ट। एक श्रेणी की मध्य का 10 है, यदि 2 अतिरिक्त समंक 5 व 20 इस श्रेणी में और जोड़ दिए जाएं, 5 और 20। देखिए क्योंकि m बराबर 10 है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका की अगर मीनिंग आपको पता है तो यह क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्योंकि माध्यिका क्या होती है? समंक श्रेणी का मध्यमान समंक श्रेणी का मध्य पद मूल्य ही माध्यिका होती है, और ये 2 समान भागों में बांटती है, जिसमें एक भाग m से कम और एक भाग m से अधिक होता है। m से अधिक होता है। जैसे मान लो कोई सीरीज है x, कल्पना करके चलें, जैसे 4, 6, 10, 3,
12, 14, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कल्पना करके मानिए, तो इसका मध्य का क्या हो गया, इसका मध्य का हो गया 10। अब 10 जो बीच का पद है, इसके ऊपर वाले जो पद मूल्य है वो तो सारे इससे कम होने हैं और नीचे वाले सारे इससे ज्यादा होने वाले हैं। और इसमें बताया m 10 है और इसमें 5 और 20 जोड़ दिया जाए तो 5 क्या है, 10 से कम है, इसलिए ये तो आएगा ऊपर, मान लो यहां पर, और 20 इससे ज्यादा है तो ये आएगा यहां पर। तो अब भी मध्य का क्या हुआ, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 20 का ही रहा, तो नो चेंज। तो इसका राइट आंसर है 4, 10। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। माध्यिका, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ही बात की जरूरत थी, माध्यिका का मीनिंग क्या है। माध्यिका समंग श्रेणी का मध्य बिंदु होता है जो समंग श्रेणी को 2 भागों में बांटता है। एक भाग के सभी पदमूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे के माध्यिका से कम होते हैं। भरत गुजर, आपका जवाब गलत है। वो तो ऐड कब होगा, जब जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नंबर नेक्स्ट, किसी श्रेणी के n मूल्य दिए गए हैं तो उसका गुणोत्तर माध्य gm क्या होता है। तो gm क्या होता है, gm बराबर अंडर रूट x1 गुणा x2, यानी जो भी एलिमेंट होते हैं उनका मूल होता है, यानी अंडर रूट होता है। गुणोत्तर माध्य का ये प्रश्न है गणितीय माध्य में, और गुणोत्तर माध्य n मूल्य दिए गए हैं और उनका ज्यामितीय रूप क्या होगा। तो n मूल्यों के गुणा का तीसरा रूप गलत बात है, n मूल्य के गुणा का वर्गमूल, n मूल्यों के गुणा का वर्गमूल, n मूल्यों के गुणा का चौथा, ये गलत बात है, n मूल्यों के गुणा का छठा रूप और n मूल्यों के गुणा का वर्गमूल। तो अंडर रूट होता है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नंबर नेक्स्ट, 13 विद्यार्थियों के एक बैच में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंक ये हैं, तो बैच के मध्यका का अंक क्या होगा। ये भी मध्यका का मीनिंग आपको पता है तो आप इसको सही कर सकते हैं। और माध्यिका में हम करते क्या है, माध्यिका में हम करते क्या है, सबसे पहले समंग श्रेणी को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो इसमें बढ़ते क्रम को लिखे तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक है इसमें 35, 35 के बाद 36, तो 35, 36, 35 और 36 से बड़ा है शायद 39, 39 के बाद 41, 39, 41, 39, 41, उसके बाद 38 रह गया, 36 के बाद 38, 38 के बाद 39, 41, 41 के बाद 50, 50 के बाद 58, 58 के बाद 63 और लास्ट में 81, 63 और 81। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों के अंक बताए हुए हैं, उनको हमने लिख दिया। टोटल बच्चे हैं 13, इसका मतलब मिनिमम पास मार्किंग क्या है 35। इसका मतलब जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं 13 माइनस 9। अनुत्तीर्ण बच्चे बराबर अनुत्तीर्ण बच्चे बराबर क्या होंगे 13 माइनस 9 यानी 4। तो जो 4 बच्चे हैं वो फेल हैं और पास का क्राइटेरिया इस क्वेश्चन में दे रखा है 35 अंक। तो इनके जितने भी अंक आए हैं वो ऊपर ही तो आएंगे। तो 1 2 3 4 ये चारों बच्चों के अंक जितने भी हैं वो ऊपर आएंगे। और इसमें मध्य का पूछा है तो 13, क्योंकि n बराबर क्या है n बराबर 13 और m बराबर क्या होता है n प्लस 1 बटे 2वें आकार का पद मूल्य बराबर 7वें आकार का पद मूल्य। तो 4 तो ये हो गए, 5 6 और 7, तो 38 इसका माध्यिका या मध्य अंक होगा।
ओके, इस क्वेश्चन का जवाब भी आपने सही दिया है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक माप के लिए, तो अभी जो माध्यिका का क्वेश्चन आया था शुरू में वही पैटर्न है और इसको केवल लैंग्वेज में पूछा है। वहां पे तो पूछा था जैसे भार, ऊंचाई, आयु, इनको देकर, और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया। तो गुणात्मक माप के लिए बेस्ट जो सांख्यिकी माध्य है वो कौन सा माना जाता है? मीडियन माध्यिका। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में से ही है। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माध्य मूल और पैमाना, अब देखिए मूल और पैमाने का मतलब क्या है, मैंने माध्य पढ़ाते समय लास्ट में समरी के तौर पे बताया भी था। मूल का मतलब है या तो प्लस करना और या माइनस करना, और पैमाने का मतलब है या तो गुणा करना और या भाग देना। और सांख्यिकी माध्य जो होते हैं वो मूल से भी उतने ही प्रभावित होते हैं और पैमाने से भी उतने ही प्रभावित होते हैं। जैसे किसी समंक श्रेणी के सभी पदमूल्यों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया जो सांख्यिकी माध्य या जो भी होगा वो 5 ज्यादा होगा, 5 घटा दिया जाए तो 5 कम होगा, 5 से गुणा कर दिया जाए तो 5 गुणा होगा, तो पैमाना 5 गुणा हो गया। 5 का भाग दे दिया जाए तो पैमाना 5 गुणा कम हो गया। तो इसका राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा माध्य मूल और पैमाना दोनों में परिवर्तन से प्रभावित होता है? तो समांतर माध्य इसका सही उत्तर है। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही इससे प्रभावित होते हैं। और इसका मैंने आपको लिखवाया भी था, समझाया भी था कि किसी समंक श्रेणी के सभी पदमूल्यों को एक स्थिर राशि से गुणा करें, भाग दें, जोड़े या घटाएं तो उसका जो आंसर है वो उतना ही प्रभावित होता है। आगे आएगा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी। नंबर नेक्स्ट, यदि दो समूहों जिनमें 20 व 25 अवलोकन है तथा अवलोकन का मतलब n, तो n1 बराबर 20 और n2 बराबर 25 तथा जिनके समांतर माध्य 40, तो x बार 1 बराबर 40 और x बार 2 बराबर 30। इट मीन्स ये किसका क्वेश्चन है? ये सामूहिक समांतर माध्य का क्वेश्चन है। सामूहिक समांतर माध्य का क्वेश्चन है और इसको बिना सूत्र के भी आप कर सकते हैं और सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका सामूहिक समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो x1 n1 और x बार 1 यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई का योग कितना हो गया? 4 2 8, तो 800 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई का योग हो गया 750 और n1 और n2 तो 25 और 20 यानी 45। तो 100 देन 1550 बटे 45, 1550 बटे 45 और ये 5 से कट रहे हैं तो नीचे तो आ गया 9 और ऊपर आ गया 310। तो इसका राइट आंसर होगा 310 डिवाइड बाई 9। तो 9 27 और 3 इसमें एक में ही है, तो इसका राइट आंसर हो गया 34.44। 34.44 सामूहिक समांतर माध्य का ये क्वेश्चन था। रूपाली, अगर आपने इसका जवाब 2 बताया तो बेटा गलत हो आप कैलकुलेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माप एक गणितीय माप नहीं है? तो ये तो सिंपल सी बात है, स्थिति संबंधी माप। गणितीय माध्य, सांख्यिकी माध्य तो है, मध्य का नहीं है। गुणोत्तर माध्य भी है और हरात्मक माध्य भी है। तो मध्य का कौन सा है? क्योंकि m बराबर स्थिति संबंधी माध्य है,
और इसमें नहीं पूछा है तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो साधारण सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप औसत दरों की गणना हेतु प्रयोग होता है? औसत दरों की गणना हेतु प्रयोग होता है। तो गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, ए और बी दोनों ही, और गणितीय माध्य। तो इसमें गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य दोनों होते हैं, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप औसत दरों की देखो औसत की गणना के लिए तो समांतर माध्य, और इसमें दे रखा है दर, इसमें दे रखा है दर। तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, गणितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। तो ये दोनों गणितीय माध्य है ही, समांतर माध्य दे नहीं रखा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है गणितीय माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप औसत दरों की गणना के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गणितीय माध्य, गणितीय माध्य। नंबर नेक्स्ट, 10 मदों का यानी n बराबर क्या है 10 मदों का माध्य यानी x बार क्या है 50 है। यदि प्रत्येक मद में 5 की वृद्धि कर दी जाए प्रत्येक मद में, तो नया क्या हो जाएगा +5 यानी 55 हो जाएगा। यही बात मैं आपको बता रहा था। मूल का मतलब जोड़ना या घटाना, और पैमाने का मतलब गुणा करना या भाग देना। तो किसी समंग श्रेणी के सभी पदमूल्यों में एक स्थिर राशि जोड़ दी जाती है, तो नया जो माध्य है वो उतना ही बढ़ जाता है। तो पुराना माध्य था 50 और समंग श्रेणी के सभी पदमूल्यों में 5 की वृद्धि की गई, तो नया जो माध्य होगा वो क्या होगा 55। 50 + 5 यानी 55। नंबर नेक्स्ट, यदि मध्य का 20 और माध्य 25 हो तो भूइष्ठक, देखो मैंने नोट्स में और पढ़ाते समय बोला था बहुलक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, और संकेत इसका जेड काम में लेते हैं, और इसका एक उपनाम भूइष्ठक भी होता है। तो ये क्या है माध्य माध्य का बहुलक का अंतर संबंध। तो चूंकि z बराबर 3m - 2x बार होता है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए यह सीधा सीधा सोल्व हो जाएगा। इसलिए z बराबर 3m की जगह m का मान लिख दो, m है 20, तो 20 माइनस x बार की जगह x बार लिख दो यानी 25। तो ये तो सिंपल था। z बराबर हो गया 60 - 50, तो इसलिए z बराबर हो गया 10। तो माध्य माध्यिका और बहुलक इन तीनों का इंटर रिलेशन का ये क्वेश्चन है। प्रियंका, भरत, आप सभी जितने भी मैं देख पा रहा हूं सबका जवाब इसका राइट है। टू बी नेक्स्ट, 100 विद्यार्थियों यानी n बराबर 100 है के सांख्यिकी के अंकों की आवृत्ति वितरण का माध्य यानी x बार बराबर 10 है। बाद में पता चला तो कुल अंक कितने हो गए? माध्य अगर 10 है, औसत अंक 10 है और नंबर 100 है, तो कुल अंक हो गए 1000। बाद में एक गलती हो गई। गलती क्या थी? 25 अंकों को गलती से 30 पढ़ा गया यानी 5 ज्यादा लिख दिए गए। तो या तो आप इसमें क्या करो 25 घटा दो और 30 जोड़ दो, या डायरेक्ट इसमें आप क्या कर दो, डायरेक्ट इसमें क्या कर दो, चला कि 25 अंकों को गलती से 30 पढ़ा गया तो 5 ज्यादा लिख दिया आपने, 5 आपने ज्यादा लिख दिए। बाद में पता चला कि 25 अंकों को गलती से 30 पढ़ा गया। बिल्कुल सही बात है। तो गलती 25 अंक की तो ये तो माइनस हो जाएगा, और पढ़ा 30, तो 30 वास्तविकता 30 थी। इसका मतलब नया जो कुल होगा अंक वो 1005 होगा। इसलिए 1005 बट्टे और 100, 1005 बट्टे 100, तो जो नया माध्य आएगा वो क्या आएगा 0.5। ये इसका राइट आंसर है 10.05, 10.05।
9.95। एक बार देखता हूं मैंने पढ़ने में गलती कर दी क्या। 100 विद्यार्थियों के सांख्यिकी के अंकों की आवृत्ति वितरण का माध्य 10 है। बाद में पता चला कि 25 अंकों को गलती से 30 पढ़ा गया। अच्छा, तो -30 होंगे, सही बात है, -30 होंगे और +25 होंगे, तो ये हो गए 995। मैंने इसको उल्टा रिवर्स पढ़ लिया, 5 अंक कम हो गए तो 5 अंक कम हो गए तो 9.95। आप सब लोग सही हैं, आपका जवाब बिल्कुल राइट है। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही तल्लीनता से, ढंग से और आराम से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। 4 मदों का माध्य 15 है। यदि प्रत्येक मद एक नियंतांक x, प्रत्येक मद में एक नियंतांक x जोड़ा जाता है तो माध्य 18 हो जाता है। माध्य 18 हो जाता है तो जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ने का मतलब है 3 जोड़ा गया, 3 घटाया गया, तब तो आ जाता क्या 12, और 3 जोड़ा गया तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नया माध्य 18 आया है तो बताओ x का मान क्या था? तो x का मान था +3, क्योंकि नियम क्या है, किसी समंक श्रेणी में प्रत्येक पद मूल्यों में एक स्थिर राशि जोड़ दी जाए तो मान उतना ही बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है अनीसा आपका +3, यानी +3 जोड़ा तब उतना ही माध्य बढ़ा और उतना माध्य बढ़कर 18 हो गया, तो 15 और 18 का अंतर देखना है, खाली सिंपल क्वेश्चन था। हरजीत आपका भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? तो इसके बहुत से क्वेश्चन है, जब राष्ट्रीय आय में आपको पढ़ाऊंगा इंडियन इकोनॉमी में तो इस पे पूरी बात करेंगे, लेकिन इसका सही जवाब एक बार आप मान के चले, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम, यानी महालनोबिस 2 जगह है। एकनेवाल तो सांख्यिकी का जनक है, सांख्यिकी के जनक, और पीसी का पूरा नाम है प्रशांत चंद्र, प्रहलाद चंद्र नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। और पीसी महालनोबिस का जो डीओबी है वो है 29 जून, और 29 जून को आज तक भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और इन्हें ही भारत में सांख्यिकी का जनक, पितामह कहा जाता है। इनसे रिलेटेड बहुत तथ्यात्मक बातें हैं, जैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष भी यही थे, और इनकी सिफारिश पर ही सीएसओ की स्थापना हुई थी। तो इनसे रिलेटेड बहुत बातें हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हम इनको पढ़ेंगे। तो पीसी महालनोबिस, आप लोगों ने एकनेवाल किया है, ये गलत बात है। भारत में पूछा है, सांख्यिकी का जनक है वो तो एकनेवाल है, लेकिन आप इसको करेक्ट करिए। सवाई कटारिया जी जितने भी सुन रहे हैं, पीसी महालनोबिस इसका सही जवाब है। नंबर नेक्स्ट, ज्यामितीय माध्य यानी गुणोत्तर माध्य के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो पहली बात तो यह कि जो ज्यामितीय माध्य वो क्या है? गणितीय माध्य है, गणितीय माध्य होता है। लिख लिया। अब पढ़ो, यह श्रेणी के सुदूर मानों से बहुत कम प्रभावित होता है। गलत बात है, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, सत्य नहीं है। तो ये तो सही बात है, इसलिए तो गलत हो गई। यदि समुच्चय के किसी अवयव का मान 0 हो तो ज्यामितीय माध्य की गणना नहीं की जा सकती, ये भी बिल्कुल राइट बात है। अगर मान 0 है तो क्योंकि वो अंडर रूट होता है तो सारे 0 हो जाएंगे, उसका मान कुछ नहीं होता है, ये भी सही बात है। यह उपचाओं की अन्य बीजगणितीय विवेचना के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत बात है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गणितीय माध्य होता है उसकी बीजगणितीय विवेचना की जाती है, और इसमें लिखा हुआ है नहीं की जाती है।
तो ये गलत बात है और गलत बात इसमें पूछी थी। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक बार चौथा भी पढ़ लेते हैं। यदि दिए गए समुच्चय के सभी समंकों पर आधारित हो, तो ये तो सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नंबर नेक्स्ट, सप्ताह के पहले 5 दिनों के कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को औसत आय 35 प्राप्त होती है, तो कुल आय बराबर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो कुल आय बराबर क्या हो गई 5 दिनों की, 5 दिनों की कुल आय बराबर क्या हो गई 35 गुणा 5, 35 गुणा 5 बराबर 175। सप्ताह के पहले 5 दिनों के कार्य के लिए औसत आय उसको 35 रुपए प्रतिदिन मिलती है, तो शुरू के 5 दिनों की कुल आय क्या हो गई 175 रुपए। यदि वह व्यक्ति सप्ताह के 6 दिनों तक कार्य करता है तो उसकी औसत आय 40 रुपए, तो 6 दिनों की कुल आय बराबर 6 गुणा 40 बराबर 24, 240। तो बताओ उसने छठे दिन कितना काम किया, तो 240 माइनस 175, तो 25 और 40 यानी 65 रुपए का काम इसने किया था। बिल्कुल सही है, 65 रुपए का इसने काम किया था। यह भी सिंपल औसत का क्वेश्चन है। अनिशा सही है, रूपाली आप भी सही हैं, जितनों का भी मैं नाम देख रहा हूं आप सभी का जवाब इसका भी सही है। 100 इकाइयों का समांतर माध्य 50 है, तो यह भी सिंपल क्वेश्चन है। 100 इकाइयों का समांतर माध्य 50 है, तो कुल बराबर 100 गुणा 50 बराबर 5000। बाद में यह पाया गया कि सबसे बड़ी इकाई का मान जो गलती से 150 बताया गया था वास्तव में 160 था। तो गलती 150 की थी और वास्तविक 160 था, तो माइनस 150 और प्लस 160 यानी 5010, और 5010 बटे 100 तो 50.1 ये इसका, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन इस पैटर्न के हो गए। और एक बात और बता देता हूं, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो एएसओ हो, चाहे वो एसओ के एग्जाम हो, और चाहे कोई और कैटेगरी का एग्जाम हो। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का, विगत क्वेश्चन का आपका जवाब भी सही है। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम अपने आप में एक उच्च स्तरीय एग्जाम है। तो क्या पूछा गया है, माध्यिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो माध्यिका क्या होता है आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। समसंबंक प्रेक्षणों वाले असमूहीकृत आंकड़ों की स्थिति में आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में लगातार मध्य के आंकड़ों का औसत कर माध्यिका को प्राप्त किया जाता है। ये माध्यिका की परिभाषा है, मीनिंग है, बिल्कुल सही बात है। माध्यिका समंक श्रेणी का बीज का पद मूल्य होता है, यानी इसमें औसत बीज का पद दे रखा है मध्य, और समंक श्रेणी को हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, ये भी सही बात है। तो ये तो मीनिंग है, तो ये तो सही बात है। यह एक स्थिति संबंधी औसत है, यानी इसमें दोनों ही सही बात है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो देखिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, भरत गलत है आपका, केवल एक नहीं दूसरा भी तो सही है। अरे माध्यिका स्थिति संबंधी माध्य तो होता है मेरे भाई। तो देखिए, जो लैंग्वेज के प्रश्न है, थ्योरेटिकल अप्रोच के प्रश्न है, वो आपको ज्यादा इसमें पूछे गए हैं, या कोरिलेशन के क्वेश्चन है वो आपसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो भरत आप तो गलत हैं और बाकी सब ने, हरजीत आप भी गलत हैं, केवल एक नहीं बेटा, स्थिति संबंधी औसत तो होता ही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हरजीत आप गलत हैं, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर ए और 2 दोनों ही सही जवाब है। प्रियंका आप सही हैं। नंबर नेक्स्ट,
अब देखिए, कृषि जोत के आकार की तुलना करने के लिए, कृषि जोत क्या है? आकार, ऊंचाई, भार। यह कौन सा कथन है? यह है गुणात्मक कथन। गुणात्मक कथन। और गुणात्मक कथन के 3 क्वेश्चन आ गए, एग्जाम में पूछे गए। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एक उच्च स्तरीय एग्जाम होती है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुणात्मक कथन के लिए बेस्ट सांख्यिकी माध्य कई बार बता दिया, माध्य का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नंबर नेक्स्ट, सम्मोहन रीति। तो बहुलक ज्ञात करने की 2 रीतियां होती है, एक तो होती है सम्मोहन और एक होती है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रीति और सम्मोहन रीति। और सम्मोहन रीति में क्या करते हैं? 6 कॉलम बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो देखते हैं अगला क्या पूछ रहा है इसमें। सम्मोहन रीति द्वारा बहुलक के मान का निर्धारण निम्नलिखित में से किन स्थितियों में किया जाता है? सम्मोहन रीति यानी अल्टरनेट फॉर्मूला कब प्रयोग में किया जाता है? यानी इस बात की जांच कैसे हो कि जो समंग श्रेणी में सबसे ज्यादा आवर्ती वाला पदमूल्य होता है वो ही सही आंसर है या नहीं है। तो यदि अधिकतम आवृत्ति 2 या 2 से अधिक स्थानों पर लिखी गई हो, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक्स सीरीज है और फ्रीक्वेंसी है, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे हैं। और फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7, 3, 7, 5, 4 ऐसे लिखी है, तो 2 बार सबसे बड़ा पद हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो सही बात है। यदि अधिकतम आवृत्ति बंटन के प्रारंभ में या अंत में हो, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही इसके भी सही उत्तर हैं और इसका जवाब भी आपने सही दिया है। यानी प्रत्यक्ष रीति तो क्या कहती है? आवृत्ति बंटन में जिस पदमूल्य की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है वही बहुलक होता है। बात ठीक भी है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला पदमूल्य प्रारंभ में हो या अंत में हो और या फ्रीक्वेंसी 2 बार सेम हो, तो हम उसकी जांच करने के लिए सम्मोहन रीति का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही इसके सही जवाब हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और आप सभी का जवाब इस मामले में सही है। समांतर माध्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य से मदों के विचलन का बीजगणितीय जोड़ 1 होता है, तो ये तो गलत बात है। होता कितना है? 0 होता है। तो जहां भी 0 है वही राइट आंसर है। यानी ये क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया है एग्जाम में, 3 बार। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग कितना होता है? बीजगणितीय जोड़ होता है 0। और वर्गों का योग क्या होता है? वर्गों का योग होता है, वर्गों का योग वो होता है न्यूनतम। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा भी गया है, कई बार पूछा जाता है, विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ही एक क्वेश्चन और पूछा गया, मदों के समुच्चय के विचलन के वर्गों का जोड़। तो जस्ट अभी 1 मिनट पहले आपको बोला है न्यूनतम होता है। किससे लिए हुए? तो समांतर माध्य। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है? न्यूनतम होता है। वर्गों का योग न्यूनतम होता है और विचलन का योग क्या होता है? तो 0 होता है। बिल्कुल सामान्य प्रश्न था, कई बार ये आ चुका है। किसी समंग श्रेणी के अधिकतम सकेंद्रण का बिंदु, तो अधिकतम सकेंद्रण का बिंदु सर्वाधिक आवर्ती वाला पदमूल्य, सारी एक ही बात होती है। ये क्या होता है? बहुलक। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। बहुलक, किसी समंग श्रेणी के अधिकतम सकेंद्रण का बिंदु कौन सा होता है? बहुलक होता है। नंबर नेक्स्ट, किसी समंग श्रेणी को 2 भागों में विभक्त करने वाला सांख्यिकी माध्य, तो माध्य का होता है। सामान्य और साधारण प्रश्न है और इनके जवाब आप सब लोग जानते हो, इसलिए मैं इन पे ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं कर रहा हूं। नंबर नेक्स्ट, आदर्श सांख्यिकी माध्य कौन सा माध्य माना जाता है? तो समांतर माध्य माना जाता है। साधारण सा प्रश्न है। नंबर नेक्स्ट, चरम मूल्यों से अप्रभावित, तो देखो चरम मूल्यों से प्रभावित तो कौन होता है?
चरम मूल्यों से यह तो होता है प्रभावित, माध्यिका होती है कम प्रभावित, और बहुलक क्या होता है, अप्रभावित। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुलक क्या होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो अन्य जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। नंबर नेक्स्ट, अगर किसी समंक श्रेणी के सभी पदमूल्यों को एक समान महत्व देना हो तो कौन सा सांख्यिकी माध्य बेस्ट है, समांतर माध्य। ये भी क्वेश्चन कई बार हो गया, और ये बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं, टॉपिक आपको पूरा अच्छे से पढ़ा भी दिया है। नंबर नेक्स्ट, शायद 38 क्वेश्चन ही है आज की श्रृंखला में। तो दोस्तों, ये आज की प्रश्नमाला थी। सांख्यिकी जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है सांख्यिकी माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की मैंने आपको समीक्षा सहित व्याख्या प्रस्तुत की है, आंसर बताए हैं, और इस उम्मीद में कि क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है और आपकी एक क्योरी संतुष्ट हुई होगी कि समांतर माध्य या सांख्यिकी माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के एग्जाम में क्वेश्चन आते किस पैटर्न के हैं। तो ये वो पैटर्न था, और आप सभी के अग्रिम सिलेक्शन की हार्दिक बधाई देने के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक सूचनार्थ 23 जून 2023 से संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस प्लेटफॉर्म पर संगणक का कोर्स बिल्कुल विधिवत संचालित है। अगर आप राजस्थान में आयोजित होने वाली 14 अक्टूबर को संगणक की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, करते हैं, या आपने सोचा है और आपको ये लगता है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है और हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो डिट्टो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो आप जुड़ाव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अग्रिम वीडियो के इंतजार तक मैं ओपी जगुका आप और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अलविदा कहता हूं। थैंक यू।